हाँ भाई। बैठ जाओ, जल्दी आ जाओ, जल्दी आ जाओ। उष्मा और ताप पढ़ लिया ना, थोड़ा बहुत। ओके। पहले थोड़ा बहुत पढ़ा था, अब ज्यादा बहुत पढ़ लेते हैं। पिछले हफ्ते की तुलना में आज थोड़े ज्यादा आने लगे हैं। ब्याह पूरा हो गया है। या नहीं, वहां पर भी तो करा अंदर। उष्मा का मापन किसके द्वारा हो रहा है? कैलोरीमीटर के द्वारा। ठीक। यह स्थानांतरित उष्मा का मापन करता है। कौन सी उष्मा का मापन होता है भाई? स्थानांतरित। स्थानांतरित का मतलब है उष्मा है जो उच्च से निम्न की तरफ आएगा, और पीछे वाले फिल्म हॉल में बैठे हो वैसे बैठे हो अंधेरे में, इधर हो, आगे आगे। उष्मा उच्च से निम्न की ओर आवाज मत करो, स्थानांतरित होती है। और स्थानांतरण होने वाली उष्मा का मापन कौन करेगी? कैलोरीमीटर के द्वारा। ये एक तांबे का बना हुआ घनाकार टुकड़ा होता है जिसको दरों में डुबोकर उष्मा का मापन किया जाता है। यह है घनाकार तांबे का टुकड़ा होता है जिसे दरों में डुबोकर उष्मा का मापन किया जाता है। खड़ा हो जा। अरे पीछे लाइन वाले खड़े हो जाओ, आगे आओ। मैं पीछे वाला हूँ पहले, तो पीछे नहीं आ गए, और पता नहीं कहां से आए हो आप। आगे हो।
ठीक है। चलो, ये स्थानांतरित ऊष्मा का मापन करता है। ऊष्मा उच्च से निम्न की ओर स्थानांतरित होती है। घनाकार तांबे का टुकड़ा होता है जिसे दरों में डुबोकर ऊष्मा का क्या किया जाता है भाई, मापन किया जाता है। ठीक है। अगला है हमारे पास तापमान का मापन। तो एक तो होगा थर्मामीटर है और एक है पायरोमीटर। ठीक है। एक होता है थर्मामीटर और दूसरा होता है पायरोमीटर। ठीक है। इसको चालू कर दे। उसे डेली डेली करना पड़ता है। तो मेरे आने से पहले चालू कर दे। अगला है दर थर्मामीटर। अगला कौन सा थर्मामीटर है, दर्व। दर्व थर्मामीटर क्या होता है, इसको ध्यान से देख लेते हैं। बताओ भाई। दर्व थर्मामीटर के अंदर दर्व भरा जाता है। तो दर्व क्या भरोगे, या तो भरोगे पारा और यहां भरोगे एल्कोहल। सामान्यतः हम क्या भरते हैं, पारा। सामान्यतः पारा भरते हैं क्योंकि जैसे डॉक्टरी तापमान मापता डॉक्टरी थर्मामीटर है, ये सब दर्व थर्मामीटर ही है। तो ये हमारे पास इसमें क्या भरा जाता है, पारा भरा जाता है। ठीक है। पारा भरने से क्या होगा कि वो आपके पारा ऐसा होता है जो उष्मा जैसे आएगा ना वो क्रिया कर देगा, बता देगा उष्मा क्या है। मतलब एक तो होता है कि उष्मा आने पर वो क्या धीरे धीरे क्रिया करेगा, उष्मा के प्रति सेंसिटिव कम होना, एक उष्मा के प्रति सेंसिटिव ज्यादा होना। उष्मा के प्रति सेंसिटिव जो ज्यादा होते हैं यानी कि उष्मा की चालकता क्या होती है उसमें ज्यादा, तो पारे में उष्मा की चालकता अच्छी होती है इसलिए हम पारा भरते हैं। और पारा क्या है कि सामान्य तापक्रम पर जमता भी नहीं है। और पारे का जो हिमांक बिंदु है -39 डिग्री हिमांक है। हिमांक कितना है भाई, तो -39 डिग्री सेल्सियस तक ये काम कर लेता है। मतलब हम सामान्यतः 30 डिग्री तक काम कराते हैं, फिर 35 38 के बाद कभी जम जाए क्या, मतलब काम थोड़ी ले सकते हैं। -30 डिग्री तक काम करा लेते हैं। यानी कि जहां पर मतलब राजस्थान में करा लो, पंजाब में करा लो, हिमाचल प्रदेश में करा लो, कि सियाचिन पे नहीं करा पाते। तो फिर सियाचिन में हम लेते हैं इसमें एल्कोहल। इसका हिमांक होता है -115 डिग्री सेल्सियस। ये भी डिग्री सेल्सियस करूं, डिग्री सेल्सियस। तो इसलिए वहां पर दर थर्मामीटर के अंदर क्या भरा जाता है, एल्कोहल। -40 -50 है तो वो मापन कर सकता है। क्लियर। तो इसलिए एल्कोहल भरा जाता है। जो पारा होता है ना, पारे का गलनांक बिंदु तो लगभग 357 डिग्री सेल्सियस है। और ये जो एल्कोहल है इसका पता नहीं कोई गलनांक 60 70 डिग्री सेल्सियस आसपास ही है। तो ये 60 70 डिग्री सेल्सियस पर ही भाप बन जाता है। लेकिन इसका हिमांक है जो -115 डिग्री सेल्सियस है, हम इसी के लिए इसको काम में लेते हैं। दर थर्मामीटर में सामान्यतः क्या भरा जाता है, पारा। लेकिन ज्यादा ही ठंडा एरिया है तो वहां क्या भरा जाएगा, एल्कोहल। कोई कंफ्यूजन नहीं है। ठीक है। दूसरी, डॉक्टरी थर्मामीटर।
क्या करता है डॉक्टर थर्मामीटर? जो डॉक्टर मापन के लिए काम लेता है, पहला इसमें पारा भरा होता है, इसकी परास कितनी होती है भाई? इसकी रेंज कितनी होती है? 95 डिग्री फ़ारेनहाइट से 110 डिग्री फ़ारेनहाइट। 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट पर इसमें लाल निशान होता है, और ये स्वस्थ मनुष्य के शरीर का तापमान है। ये कौन सा तापमान है? स्वस्थ मनुष्य के शरीर का तापमान। लाल निशान कर देते हैं ताकि थर्मोमीटर में निशान करना पड़ता है ना, मान लिखा एक लाल निशान कर लेते हैं तो दूर से दिख जाता है, इसलिए लाल निशान रखते हैं। आप देखते हो ना उसका एक लाल निशान रहता है। वो लाल निशान क्यों रखते हैं? क्योंकि उसको ऐसे देखने पर सीधा दिख जाए, हाँ उसके लाल निशान के पास में ही है, तो कहा है शरीर स्वस्थ है। लाल निशान से जितना ऊपर नीचे आ रहा है मतलब उसकी नजर जल्दी पड़ती है, इसलिए 58.6 डिग्री पर क्या कर देते हैं? लाल निशान। हमने लिखा ना डॉक्टरी थर्मामीटर है। आ गया खतरा तेरे। लाल निशान, लाल कलर इसलिए काम में लिया जाता है कि नजर जल्दी पड़े, क्योंकि तरंग दैर्ध्य उच्च होता है। हर बार ही खतरा ही खतरा थोड़ी चल रहा है। ऐसे थर्मामीटर जिसमें गैस भी भरी जाती है, भरी जाती है क्या भाई? है भरी जाती है, बताओ कौन सा है? या तो आप हाइड्रोजन होगा, या आप नाइट्रोजन गैस भरा हुआ काम में लेंगे। हाइड्रोजन जो होता है -200 डिग्री सेल्सियस से +500 डिग्री सेल्सियस। नाइट्रोजन है -200 डिग्री सेल्सियस से +1500 डिग्री सेल्सियस। -200 से प्लस का जो बारिश होता है वो हमारे पास प्लेटिनम प्रतिरोध थर्मामीटर है। वैल्यू याद रखनी है, पूछ भी ले। थ्योरेटिकल चैप्टर यही है, बताया गया। थ्योरी पढ़नी पड़ेगी इसकी। लिख लिया?
क्लियर? चलो ओके, अगला भाई देखो, अगला हमारे पास एक बचा है पायरोमीटर ना। पायरोमीटर है हमारे पास दो प्रकार के। कौन से हैं भाई? एक है थर्मोकपल पायरोमीटर, एक थर्मोकपल पायरोमीटर है, और दूसरा कौन सा है? विकिरण पायरोमीटर। एक थर्मोकपल पायरोमीटर, दूसरा कौन सा भाई? विकिरण पायरोमीटर। ठीक है, थर्मोकपल जो पायरोमीटर है वो क्या है बताओ? तो आप कहेंगे ये सी बेग प्रभाव पर आधारित होता है। थर्मोकपल क्या होता है? दो अलग अलग धातुओं के एक सिरे को गर्म करना, दूसरे सिरे को ठंडा करने पर जो तापमान का मापन होगा वो हमारे पास थर्मोकपल हो गया ना। ठीक है, ये है सीबेक प्रभाव पर आधारित है। ताप मापन के लिए द्विधात्विक पत्तियों द्विधात्विक पत्तियों द्वारा या द्विधात्विक पत्तियों का उपयोग। ठीक है, द्विधात्विक पत्तियां कौन सी है ध्यान से देख लो। यदि हमारे पास लोहा एवं कॉन्स्टेंटन, द्विधात्विक तो यही होता है, इसे ताप युग्म प्रभाव कहते हैं कि नहीं कहते हैं? थर्मोकपल ताप युग्म, थर्मो मतलब ताप, कपल मतलब युग्म, तो यही है जो ताप युग्म पायरोमीटर होगा। कौन से प्रभाव पर आधारित होगा? सीबे। किस प्रकार की पत्तियां होगी? बाई मेटलिक यानी द्विधात्विक पत्तियां। दो धातु कौन सी? लोहा एवं कॉन्स्टेंटन। यदि लोहा एवं कॉन्स्टेंटन काम में लेंगे तो आप 500 डिग्री सेल्सियस तक मापन कर पाएंगे। कितना डिग्री तक? 500। यदि आप रोडियम प्लेटिनम काम में लेंगे तो आप इसको 1600 डिग्री सेल्सियस तक मापन कर पाएंगे। है तो दोनों द्विधात्विक ही, दो अलग अलग धातु के बारे में बता दिया। विकिरण पायरोमीटर के बारे में आप इतना से जानते हैं, चाहे पायरोमीटर कोई सा भी हो उस तापमान का मापन करते हैं। विकिरण पायरोमीटर विशेष रूप से उच्च तापमान का ही मापन करती है, उस ताप का मापन। जब तक कोई ताप 800 डिग्री सेल्सियस तक नहीं होता तब तक विकिरण उत्सर्जित नहीं करता। 800 डिग्री सेल्सियस से अधिक गर्म होने पर वो पदार्थ विकिरण उत्सर्जित करेगा, और उन विकिरणों की सहायता से जो मापेगा वो क्या कहलाएगा? तो बताओ 800 से कम मापेगा क्या? नहीं। ठीक है,
800 डिग्री सेल्सियस है। अधिक ताप होने पर विकिरण उत्सर्जित होती है। और इन विकिरणों की सहायता से पायरोमीटर का ताप मापा जाता है। कौन सा मापोगे भाई? सूर्य का ताप एवं जो विद्युत भट्टियां होती है ना भाई, विद्युत भट्टियों का ताप किसके द्वारा मापा जाता है? विकिरण पायरोमीटर के द्वारा। तो आप कहते हैं पायरोमीटर के द्वारा उच्च तापमान मापती है, और इसे उच्च ताप मापी भी कहते हैं। उच्च ताप मापी हिंदी में क्या कहते हैं पायरोमीटर को? आई थिंक ऐसा ही कुछ शब्द है, उच्च ताप मापी। तो ऊष्मा का मापन लिख लिया, तापमान का मापन लिख लिया। मापन की यही विधि होती है भाई, द्रव ताप में देख लिया, गैस का देख लिया, थर्मोकपल देख लिया, पायरोमीटर देख लिया, जो भी पदार्थ होते हैं सारे सबका देख लिया। एक थोड़ा सा भाग में लिखता हूं, उसके सीधे मैं सवाल ही करूंगा, बाकी मैंने लिखा तो आपको रखा है। चैप्टर फर्स्ट में तापमान का रूपांतरण करे है ना मैंने, तो थोड़ा सा लिखना पड़ेगा इस चैप्टर में, तापमान का रूपांतरण। लिख रहे हो क्या? लिखो। इसके बाद अपने फिजिक्स में क्या बचा हुआ है? गति बची हुई कुछ के ना, कुछ के बची होगी। ध्वनि हो गई, ध्वनि हो गई, प्रकाश हो गया, उष्मादि हो ही रही है, विद्युत हो गया। एक चैप्टर है जो सभी के बचा है कॉमन, वो है द्रव्यों के गुण, जो सभी के बचा हुआ है। पृष्ठ तनाव हुआ, उसके अंदर आता है पृष्ठ तनाव, दाब, ये जो प्रत्यास्थता, उत्प्लवन बल, आर्किमिडीज सिद्धांत, बर्नौली प्रमेय, ये सभी के बाकी है ना भाई? लिख लिया? ओके। हेडिंग सिंपल इतनी सी है। अब आवाज मत करो, आप सीधे सीधे लिख लो, मैंने सब ये पढ़ा रखा, मैं लिखूंगा केवल। तापमान का रूपांतरण।
एक हमारे पास होता है हिमांक, एक आता है क्वथनांक, सेल्सियस पैमाना की बात करोगे तो 0 डिग्री सेल्सियस, 100 डिग्री सेल्सियस। फ़ारेनहाइट पैमाना की बात करोगे तो 32 डिग्री फ़ारेनहाइट और 212 डिग्री फ़ारेनहाइट। आवाज मत करो। लिखा दिया क्या? तो मैंने पहली लाइन यही बोली तो सुना क्यों नहीं? मैंने कहा मैंने लिखा तो रखा, लेकिन मैं वापस लिखाऊंगा। इसी में लिखा दिया, इस चैप्टर में करा दिया। हाँ, फिर नहीं लिखना है। और इस चैप्टर में मैं सोचा उसमें लिखाना था, लिखाया था। इसमें लिखा है तो नहीं लिखाना है। सवाल भी करा दिया होगा, कहा तो करा दिया ना, ठीक है। अरे करा दिया, अच्छी बात है। अगला हो, जल का असामान्य प्रसार। लिखा रखा तो वापस क्यों लिखेंगे? जल का क्या प्रसार है भाई? असामान्य। असामान्य प्रसार क्या होता है? 4 डिग्री सेल्सियस पर जल का घनत्व क्या होगा भाई? अधिकतम व आयतन न्यूनतम। घनत्व अधिकतम, अधिकतम को 4 डिग्री सेल्सियस पर जल का घनत्व अधिकतम होता है और आयतन क्या होता है भाई? न्यूनतम। अगला क्या मामला है? ठीक है, 4 डिग्री सेल्सियस। अगला ये है कि यदि मान लो आप 0 डिग्री सेल्सियस से ताप को बढ़ाकर 10 डिग्री सेल्सियस करोगे तो क्या होगा? ताप 0 डिग्री सेल्सियस से 10 डिग्री सेल्सियस करने पर क्या होगा भाई? तो कहेंगे घनत्व पहले बढ़ेगा फिर घटेगा। सवाल यही होता है भाई, घनत्व पहले बढ़ेगा फिर घटेगा। ये ऑप्शन में आएगा आपको। कैसा है? वो कह रहा है ये देखो 0 डिग्री सेल्सियस से आए 4, 4 से कितना है? 10। तो पहले यहां लिखो घनत्व क्या हो रहा है? बढ़ रहा है। यहाँ क्या लिखोगे? घनत्व क्या हो रहा है? घट रहा है। आगे आगे जा रहे हो तो घनत्व घट रहा है ना भाई। तीर का निशान ध्यान रखना। खेल सारे किसका है? तीर के निशान का। किधर जा रहे हैं? 10 से 0 की तरफ आते तो घनत्व बढ़ता। तो 4 पर घनत्व क्या होता है? ज्यादा। ठीक है। और देखो कि यहाँ पर हमारे पास घनत्व क्या होता है? उच्च। अधिकतम घनत्व इसी पर होता है कि नहीं होता है? अधिकतम घनत्व इसी पर होता है। घनत्व का ऐसा केस है तो आयतन का उल्टा लिख लीजिए। आयतन क्या कहोगे भाई? पहले घटेगा फिर बढ़ेगा। कोई दिक्कत नहीं है। अब आप खुद लिख लीजिए भाई, मेरे से बिना पूछे खुद ही। ताप 10 डिग्री सेल्सियस से 0 डिग्री सेल्सियस करने पर क्या होगा? कोई बोलेगा नहीं, केवल सब इसका रिजल्ट लिखेगा। यानी कि 4 डिग्री सेल्सियस तो ये रहा,
ये 10 डिग्री सेल्सियस है और आगे आएगा वो कौन सा है, 0 डिग्री सेल्सियस। लिख लिया भाई, ठीक है। तो क्या लिखा, घनत्व पहले आपको लगा होगा उल्टा लिखना है, लेकिन लिखना वही था। ये किस किसने लिखा, घनत्व पहले बढ़ेगा फिर घटेगा, किस किसने लिखा, 3-4 जनों ने, बाकियों ने क्या लिखा, इसका उल्टा लिखा। इसका उल्टा किस किसने लिखा, वाह जी वाह। अब मैंने कहा तीर के निशान का ध्यान रखना, ये रटी हुई चीज तो वैसे परीक्षा में गलत करके आते हैं, कोई भी आप कितने भी रट के जाओ समझोगे तो होगा। अब 10 डिग्री से 0 डिग्री जाना, यही कह रहा है। तो देखो घनत्व अधिकतम तो यहां पर है ना भाई, यहां पर अधिकतम होने का मतलब यहाँ क्या है, कम। तो घनत्व है पहले क्या होगा, बढ़ेगा, और फिर घनत्व क्या होगा, घटेगा। इधर से 10 से 0 जाना है, तो 10 से 0 जाओ, घनत्व पहले बढ़ेगा, तो 4 पर क्या आया, अधिकतम, फिर घटेगा। यही ये हुआ, यही यहां पर है, दोनों में बराबर है। लोगों को लगता है कि 0 से 10 और 10 को 0 देने पर उत्तर चेंज होगा, होता नहीं है, क्योंकि अधिकतम तो 4 पर है, 4 तो बीच में आया है। दोनों केस में 4 पर जाओगे तो बढ़ना है, 4 से बाद में दूर जाने पर घटाना है।
तो 4 की तरफ जा रहा हूं तो बढ़ा रहा हूं, 4 के बाद दूर जा रहा हूं तो घटा रहा हूं। यही ऊपर वाले में, यही नीचे वाले में। सबसे अधिकतम घनत्व कहां पर है? 4 डिग्री पर। इसे ही जल का असामान्य प्रसार कहा गया है। हो गया भाई। ठीक है, इंपॉर्टेंट कुछ पॉइंट लिखने हैं, कहां लिखे हैं, यही लिख लेते हैं। अब लिख लो नीचे लाइन, 2-3 पॉइंट लिख दो। जल के बारे में बात आई तो लिख ही ले तो। नहीं तो इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, वो जगह तो है नहीं, कौन सी जगह लिखे, लिखो। एक तो झील होती है ना, झील, झील में ऊपर बर्फ जम जाती है, मछलियां तो भी जीवित रहती है। क्यों? क्योंकि बर्फ ऊपर जमती है, नीचे क्या रहता है? पानी। तो लिखो, झील में सर्दियों में सर्दियों में पानी की ऊपरी परत बर्फ बन जाती है, जबकि बर्फ बन जाती है जबकि नीचे पानी 4 डिग्री सेल्सियस पर होता है। इसलिए मछलियां जीवित रहती है। इसलिए मछलियां क्या रहती है भाई? जीवित। कोई दिक्कत नहीं है। 4 डिग्री सेल्सियस पर है तो मछलियां क्या रह जाएगी? जीवित रह जाएगी। ऊपरी परत पर आपके बर्फ जम गई, ऊपर वाले क्रिकेट खेलो, लेकिन मछलियां तो भी क्या रहती है? जीवित। यानी कि 4 डिग्री सेल्सियस जल का घनत्व क्या होता है? अधिकतम। एक आता है, हेडिंग लिख दो, उष्मा का प्रसार। उष्मा का प्रसार ये होता है कि उष्मा में वृद्धि होने पर पदार्थ की लंबाई, क्षेत्रफल व आयतन में भी वृद्धि होती है। ठीक है। उष्मा में वृद्धि होने पर पदार्थ की लंबाई, क्षेत्रफल एवं आयतन में भी वृद्धि होती है। उष्मा में वृद्धि होने पर पदार्थ की लंबाई, क्षेत्रफल व आयतन में भी क्या होती है भाई? वृद्धि होती है। क्लियर है? इसमें सबसे पहला हमारे पास आता है रेखीय प्रसार।
रेखीय प्रसार क्या कहता है? उष्मा के कारण लंबाई में वृद्धि। लंबाई में वृद्धि। उदाहरण बताओ कोई। बहुत सारे उदाहरण है। रेल के पटरियों के बीच में गैप छोड़ा जाता है। विद्युत के तार सर्दियों की अपेक्षा गर्मियों में अधिक लटके रहते हैं, अधिक लटकते हैं। और जो पुल या ब्रिज बनाते हैं ना, तो जो बीम लगाते हैं लोहे का, यानी एंगल लगाते हैं या गार्डर कहते हैं, उसके एक तरफ नट नहीं कसा जाते हैं, एक तरफ कसा जाते हैं, उसके नीचे लोहे के बड़े जॉइंट बना के सपोर्ट दिए जाते हैं ताकि आगे फैलने के लिए जगह हो। यदि जगह नहीं मिलेगी, उसको नट या टाइट कस दिया तो ऐसे फैलेगा, तो थोड़ा सा 2-4 mm ऊपर चला जाएगा, जिसके कारण ब्रिज में बैंड आ सकता है। यदि वो अगर 2-4 mm फैलने तो ऊपर क्यों इधर जाना, जगह दे देते हैं, इसलिए नट नहीं कसते वहां। वहां सपोर्ट दे दिए जाते हैं कि गिरेगा नहीं, मजबूत है, लेकिन नट नहीं कस सकते। उष्मा के कारण लंबाई में वृद्धि। रे के प्रसार का प्रतीक क्या है? अल्फा है। अब देखना ध्यान से, लिख लिया? पीछे बैठे सभी लिख लिया भाई? अब यहाँ से हम न्यूमेरिकल स्टार्ट करने वाले हैं, मतलब कल स्टार्ट होंगे न्यूमेरिकल, फिर दो एक दिन न्यूमेरिकल चलेंगे, फिर एक दिन लास्ट में वापस थ्योरी आ जाएगी। इतनी है, थ्योरी पूरी हो जाएगी। लिख लिया? ओके। हाँ, अब देखो, अल्फा बराबर ऊपर आएगा लंबाई में वृद्धि, आवाज नहीं भाई, बटा मूल लंबाई इनटू तापांतर, यानी तापमान में अंतर। ठीक है, ठीक है। और इसका यदि मात्रक के बारे में बात करें तो आप यही कहेंगे प्रति डिग्री सेल्सियस। प्रति डिग्री सेल्सियस है क्योंकि इसकी लंबाई में वृद्धि मीटर में, मूल लंबाई मीटर से मीटर क्या हुआ, कैंसिल, नीचे क्या बचा, तापांतर प्रति डिग्री सेल्सियस। तो आप इतना कह सकते हो, इसको और डिटरमाइन करो, प्रति डिग्री सेल्सियस पर लंबाई में वृद्धि, ये तो इसका पूरा गुण आ जाएगा ना। और वैसे मात्रा क्या होता है, प्रति डिग्री सेल्सियस, इसका पूरा गुण लाना है, तो आप कहेंगे प्रति डिग्री सेल्सियस पर लंबाई में वृद्धि, या प्रति डिग्री सेल्सियस में लंबाई पर कितना परिवर्तन हुआ है। अब देखो, ताप T1 तो लंबाई क्या लिख दिया भाई, L1। ताप T2 तो लंबाई L2। अब पूछे अल्फा का मान क्या होगा, तो ध्यान से देखो, बता लंबाई में परिवर्तन कितना हुआ, तो आप कहेंगे पहले लंबाई क्या थी, L1,
अब लंबाई क्या हो गई L2, तो आप क्या कहेंगे भाई L2 माइनस L1। मूल लंबाई कितनी है L1 इंटू तापमान कितना है T2 माइनस T1। हो गया, ठीक है। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं अल्फा बराबर लंबाई में वृद्धि क्या हो जाएगा भाई डेल एल, लंबाई में परिवर्तन, बटा मूल लंबाई क्या हो गई एल इंटू तापमान में परिवर्तन क्या लिख दोगे डेल टी। बताओ गड़बड़ लिखा है क्या? आयत इसी गुण से है सारे ही। तो क्या लिखोगे लंबाई में वृद्धि बटा मूल लंबाई इंटू तापांतर, के तापमान में परिवर्तन करने पर लंबाई में कितना परिवर्तन हुआ, क्योंकि हमें पता है तापमान बढ़ाने पर लंबाई बढ़ेगी, तापमान घटाओगे तो लंबाई घटेगी। तो यदि हमारे पास तापमान T1 है तो लंबाई L1 है, तापमान T2 है तो लंबाई L2 है। यदि हमने तापमान चेंज किया तो लंबाई भी चेंज हुई, तो लंबाई में परिवर्तन क्या हुआ L1 और L2 में अंतर करोगे तापांतर, ये T2 माइनस T1, मूल लंबाई क्या है L1। लिख लिया भाई। ओके, क्षेत्रीय प्रसार कैसे निरूपित होता है भाई बीटा से, और बीटा बराबर हमारे पास क्या होगा क्षेत्रफल में वृद्धि बटा मूल क्षेत्रफल इंटू क्या हो जाएगा भाई तापांतर। इसी प्रकार हमारे पास एक है आयतनिक प्रसार, वो क्या लिखता है गामा, गामा बराबर क्या होगा आयतन में वृद्धि बटा मूल आयतन इंटू तापांतर, तो अल्फा बीटा गामा। ठीक है, अब देखो जो हमारे पास ये अल्फा अनुपात बीटा अनुपात गामा है ना, इनके बीच संबंध है 1:2:3, यानी तापमान बढ़ाने पर लंबाई यदि 1 बढ़ी है तो क्षेत्रफल 2 मीटर स्क्वायर बढ़ेगा और आयतन 3 मीटर स्क्वायर। आयतन का देखो जैसे मान लो आपके पास कोई भरनी है या कोई स्टील का लोहे का भाग है, उसका ढक्कन खुल नहीं रहा, तो आप क्या करते हैं गर्म कर लो, गर्म करने बाद तो ढक्कन खुल जाएगा ना, तो किसका प्रसार हुआ आयतनिक। तो ये हमारे पास क्षेत्रीय प्रसार आयतनिक प्रसार और रेखीय प्रसार के बारे में है। कल इसके बारे में हम आते ही स्टार्ट कर देंगे न्यूमेरिकल सवाल। ठीक है भाई, चलो ओके।